Please cover your heads, everyone. Yes, Aisha. Aisha, are you doing it? I think there's some network issue. Safa, please do it, dear, because we can't wait for so long. I need to continue with my another topic. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Subhanallah. Okay, today we are going to start with a new topic, Montague Champs for Reforms. And our last class we discussed Lucknow Pact. I will have a quick revision of Lucknow Pact. Just hold on, dear. Okay. I will have a quick recap of Lucknow Pact today. Its importance. We will go ahead with the importance. Why it was important? Because in it, Congress accepted the rights of separate electorate for the Muslims. That was the first step that allowed two parties to have a alliance. Congress agreed to give extra seats, gave Muslims more seats than population. In terms of population, कि अगर population let's say कम है Muslims की with respect to Hindus, तो उनके population के हिसाब से उनकी seats होनी चाहिए. ये जो नजरिया था वो कांग्रेस तब ने बदल दिया था. उनका क्योंकि मुस्लिम ये मानते थे कि उनका जो इम्पैक्ट है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो इस कंट्री में बहुत है और उनका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी बहुत एग्जिस्ट करता है मुसलमानों का. और यू नो द इम्पैक्ट ऑफ मुगल एम्पायर in past. So they used to think कि हम लोगों की जो कंट्रीब्यूशन है in terms of number of seats वो with respect to population नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारे number of seats ज्यादा होनी चाहिए. ठीक है, तो इस पे भी कांग्रेस एग्रीड हो गई थी. कांग्रेस एग्रीड to no law affecting the community being passed until 3/4 supported it. ये बात भी मैंने आप लोगों को समझा दी थी कि लेट्स से कि काउंसिल में डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज के मेंबर्स हैं, सिख्स भी हैं, हिंदूज भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, शेड्यूल्ड कास्ट भी हैं. अब लेट्स से कि सिख कम्युनिटी एक एक जो है बिल पास हो रहा है, ठीक है, काउंसिल में या पार्लियामेंट में बिल पास हो रहा है और वहां पे जो है एक कम्युनिटी ने उसको रिजेक्ट कर दिया है. ठीक है, लेट्स से कि एक कम्युनिटी के 3/4 मेंबर्स ने उसको पास करने के बजाय 3/4 मेंबर्स ने रिजेक्ट कर दिया. ठीक है, ये जरूरी है कि इन्होंने एक क्या कहेंगे, एक लिमिटेशन सेट कर दी कि हर कम्युनिटी में से कम 3/4 को सपोर्ट करना है. अगर 3/4 ऑफ दैट कम्युनिटी सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर वो बिल पास नहीं हो सकता. लेट्स से 6 कम्युनिटी में से 3/4 ने इसको सपोर्ट नहीं किया उस बिल को, तो अल्टीमेटली वो बिल जो है वो पास नहीं हो सकता, वो लॉ पास नहीं हो सकता और वो अमेंडमेंट नहीं हो सकती. तो इस चीज पे भी कांग्रेस एग्रीड हो गई थी. इसका मतलब ये है कि कांग्रेस इस बात से एग्री कर रही है कि दूसरी कम्युनिटी की भी अपनी इम्पोर्टेंस है और दूसरी कम्युनिटी के भी अपने राइट्स हैं जिसको हमें वी नीड टू गिव वैल्यू. ठीक है, तो इसके अलावा आपको मैंने ये बात भी बताई थी कि मुस्लिम लीग जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से जिना रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने भी राइट्स ऑफ सेल्फ रूल को एक्सेप्ट किया था. दैट वाज द एम ऑफ कांग्रेस. तो इस चीज से हमें ये पता चल रहा है कि दोनों पार्टीज एक दूसरे के नजरिए को सपोर्ट कर रहे हैं और एक दूसरे के करीब आ रहे हैं. इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ेगा कि दोनों पार्टीज एक जॉइंट अपोजिशन के सूरत में हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात ला सकती हैं. ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हम पढ़ेंगे आज मॉन्टेग चैम्प्स फॉर रिफॉर्म. मैंने ब्रीफ आप लोगों के लिए रिवीजन इसलिए कर दिया ताकि वो बच्चे जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं ली थी उनके लिए आसानी हो. ठीक है, मॉन्टेग चैम्प्स फॉर
रिफॉर्म्स क्या थे इसमें? वाइसरॉय ऑफ दैट टाइम लॉर्ड चैम्सफोर्ड और एक न्यूली प्रोमोटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड मॉन्टेग, इन्होंने एक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, यानी कुछ ग्रैंड चेंजेस इंट्रोड्यूस किए थे इन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। उसमें जो मेजर बात ये थी कि वो एक डायरेक्टरी सिस्टम था। डायरेक्टरी सिस्टम वाज बेसिकली अ सिस्टम दैट हैड टू सब्जेक्ट एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आपकी एक क्लास है ओ लेवल्स की क्लास में मैं ओ लेवल्स कह रही हूँ क्योंकि इसमें O1 O2 दोनों स्टूडेंट्स हैं, तो ओ लेवल्स की एक क्लास है और ओ लेवल्स की क्लास में टोटल मैंने 2 ग्रुप्स बना दिए हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी, और ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है कि आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो क्लास है वो क्लीन रहे, और ग्रुप बी में मैंने को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आपने ये मेक श्योर करना है कि आपके क्लास के जो रिसोर्सेज हैं वो किसी भी तरीके से डैमेज ना हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड कर दिया है, ठीक है, बिटवीन टू ग्रुप। सेम गोज ओवर हियर, डायरेक्टरी सिस्टम ये था कि सिस्टम जो है, इस सिस्टम में 2 सब्जेक्ट एरियाज में रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। एक जो सिस्टम डायरेक्टरी का जो एक मैं कहूंगी ब्रांच था वो था रिजर्व सब्जेक्ट, और दूसरा ब्रांच था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट्स में वो सारे एरियाज शामिल थे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज शामिल थी, या वो प्रोफेशंस भी शामिल थे जो कि बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा अहमियत कौन सा एरिया रखता है? लेट्स से सिक्योरिटी, पुलिस, जस्टिस, ये वो एरियाज हैं जो कि प्राइम इंपॉर्टेंस रखते हैं किसी भी मुल्क के लिए। तो इसी तरीके से यहाँ पे रिजर्व सब्जेक्ट्स में जो एरियाज थे वो जस्टिस, पुलिस, रेवेन्यू, पावर रिसोर्सेज, प्रेस एंड पब्लिकेशन। अब इन नाम ही को अगर आप सुने या समझने की कोशिश करें तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारे जो एरियाज हैं वो बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं, इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। जस्टिस के बिना मुल्क का निजाम नहीं चल सकता, सिक्योरिटी के बिना मुल्क का निजाम नहीं चल सकता, रेवेन्यू के बिना गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं बचेगा रिजर्व्स में, और वो फिर कोई भी डेवलपमेंट नहीं ला सकती है मुल्क में। पावर रिसोर्सेज के बिना आपके इंडस्ट्रीज नहीं चल सकते, आपके एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट को कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। प्रेस एंड पब्लिकेशन के बिना आप अपनी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को आवाम तक नहीं पहुंचा सकते। सो ऑल दीज एरियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ अब आ जाते हैं हम लोग ट्रांसफर सब्जेक्ट में। अच्छा, ये बात जो है समझने वाली है कि रिजर्व सब्जेक्ट्स वर कंट्रोल्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नर एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल और प्रोविंशियल जो आपके गवर्नर थे वो इन एरियाज को कंट्रोल करते थे, और which had between 2 and 4 members nominated by the governor, और इनमें जो members nominate होते थे वो भी गवर्नर ही करते थे, यानी इनमें जो है तमाम चीजों के इख्तियारात गवर्नर के हाथ में, ठीक है। अब आ जाते हैं उनमें जो काउंसिल शामिल है वो कौन सा शामिल है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। अब आ जाते हैं हम ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में। अच्छा, अगर मैंने आप लोग को ये बात बताई हो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की अपनी ड्यूटीज होती हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो मेक श्योर करते हैं कि डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज हो ऑन द फॉर्म लॉज, जो कि लॉज बने हुए हैं, लॉज जो बन चुके हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन को मेक श्योर करते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबरान, ठीक है। वेयर एज लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं वो इस चीज को मेक श्योर करते हैं कि लॉज बने। इट इज द लॉ मेकिंग बॉडी, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव council is the implementation body that makes sure that the laws that have already been made by the legislative council are implemented. So in reserve subjects you can see implementation को make sure किया जाता है by provincial governors, और इनमें की areas मैंने आप लोग को already बता दी है, justice, police, revenue, power resources and press and publication. Transferred subjects में जो areas शामिल हैं, अब ये कौन सी ट्रांसफर सब्जेक्ट्स को कौन कंट्रोल कर रहे हैं? ट्रांसफर सब्जेक्ट्स को कंट्रोल कर रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इनके जो मेंबरान हैं या जो मेंबर्स हैं वो मिनिस्टर्स हैं जो कि इस चीज को पूरा इस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। इनमें जो एरियाज शामिल हैं
वो लोकल गवर्नमेंट है, एजुकेशन है, पब्लिक हेल्थ है, पब्लिक वर्क है एंड फॉरेस्ट। वो एरियाज हैं जो कि इम्पोर्टेंस रखते हैं, अहमियत रखते हैं, लेकिन इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट गवर्नमेंट पे नहीं होता। अगर एक लेट्स से कि जस्टिस के बिना केओस हो सकता है, सिक्योरिटी के बिना केओस हो सकता है। आपको पता है कि हमारे मुल्क में एजुकेशन, प्राइवेट एजुकेशन इज ऑफ यू नो significant position. It holds a significant position, but now developments are being made in government educational systems as well, and they are improving. आपको पता है कि अब डिफरेंट जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी पढ़ाने की कोशिश की जा रही है बाय द गवर्नमेंट एज वेल राइट नाउ। लेकिन अगर हम देखें पास्ट के ईयर्स में, तो हमें पता है कि गवर्नमेंट एजुकेशन या गवर्नमेंट स्कूल्स के क्या हालात हैं ये आपके और मेरे नॉलेज में ऑलरेडी है, लेकिन अब इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं। ठीक है, तो अब देखिए अगर ये चीज को इग्नोर किया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी अगर आप देखें तो गवर्नमेंट की फोकस किस तरफ है? गवर्नमेंट का फोकस है सिक्योरिटी पे, जस्टिस पे, पावर जनरेशन पे, रेवेन्यू जनरेशन पे और मीडिया कंट्रोल पे। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट उनका इस पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एजुकेशन बात की जाती है कि हम इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे एजुकेशन पे, हम प्लांटेशन कैंपेन करेंगे, हम हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन चीजों को इतना ज्यादा प्राइम इम्पोर्टेंस पे नहीं रखा जाता। हाँ, बट नाउ ड्यू टू द पेंडेमिक एंड नाउ ड्यू टू दिस COVID-19 efforts are being made in health sector now because now this is the need of time. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है यहाँ Yes, तक? miss. ठीक है, अब आ जाते हैं व्हाई इंडियंस अपोज दिस। इंडियंस ने इस चीज को क्यों अपोज किया, क्या मसला हुआ? अगर आपके पास 7 मार्क क्वेश्चन आ जाए तो आपके पास रीजंस ये हैं कि काउंसिल ऑफ प्रिंसली स्टेट्स दैट वाज प्योरली एडवाइजरी और टॉकिंग शॉप। जो काउंसिल बनाया गया था प्रिंसली स्टेट्स के लिए, या फिर मैं आपको एक बात बताती चलूं, अगर आपने बुक ओपन की भी हो तो यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स, कुछ पॉइंट्स है जो मॉन्टेक चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में उसके अलावा बताए गए हैं कि काउंसिल्स में कितने मेंबर होने चाहिए, काउंसिल ऑफ स्टेट में कितने मेंबर होने चाहिए। दीज आर ऑल द नंबर्स एंड मेन जो पावर है वो वाइसराय के पास होगा, अख्तियारात वाइसराय के पास होंगे। ठीक है, मैं इन जनरल बता रही हूँ और इसकी डिटेलिंग जो है वो आप बुक से पढ़ सकते हैं। तो मैं जनरली अगर बात करूँ तो काउंसिल्स के पास एडवाइजरी पावर थे, काउंसिल्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स के पास भी एडवाइजरी पावर थे। दैट मींस दे आर जस्ट अलाउड टू स्पीक, नॉट टू इम्प्लीमेंट एनीथिंग। Viceroy could change the laws for safety of the Indians. This could be exploited and gave less power. यानी वाइसरॉय के पास इख्तियारात हैं कि वो अमेंडमेंट्स ला सकते हैं लॉज में जो कि ऑलरेडी बन चुके हैं बाय यू कैन से सजेशंस और एडवाइस ऑफ द इंडियंस, ऑफ द लोकल इंडियंस, और उस पे वो अमेंडमेंट्स ला सकते हैं वाइसरॉय, क्योंकि यू नो वाइसरॉय वाज द you can say the head, taking the lead in making the decision and everything. So ultimately ये चीज इस चीज ने भी जो है इंडियंस को नाराज किया। सिस्टम ऑफ डायरेक्टरी ऑफ लॉज मेड बाय इंडियंस इन ट्रांसफर सब्जेक्ट्स कुड बी अमेंडेड और रिमूव। अब देखें रिजर्व सब्जेक्ट्स ऑलरेडी आपको पता है कि गवर्नर्स कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसफर सब्जेक्ट्स जो है वो लोकल मिनिस्टर्स कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन उनमें भी चेंजेस और अमेंडमेंट्स हो सकते हैं। इस चीज ने भी जो है वो इंडियंस को नाराज किया। अब क्यों, एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है 2% वाली जो बात है वो मैं आप लोगों को बताती चलूं। The British also claimed that they were extending voting rights to more local people. The new regulations still meant that only 5.5 million or 2% of the Indians 250 million population could vote. इन्होंने ये बात कही कि हम इंडियंस की जो लोकल इंडियंस की जो वोटिंग राइट्स हैं वो बढ़ा रहे हैं, वो एक्सपेंड कर रहे हैं, वो एक्सटेंड कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी कुछ मुख्तलिफ थी। रियलिटी ये थी कि टोटल पॉपुलेशन में से सिर्फ 2% को वोटिंग राइट्स दिए गए थे, यानी 5.5 मिलियन पॉपुलेशन में से सिर्फ 250 मिलियन नहीं सॉरी 250 मिलियन में से 5.5 मिलियन पॉपुलेशन को अलाउ किया गया था कि वो वोट कर सकते हैं। दैट इज ओनली 2%। सही है, ठीक है, ये बात क्लियर है। यानी 250 मिलियन पॉपुलेशन टोटल है, उनमें से 5.5 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो वोट कर सकती है। दैट मेक्स अप टू अराउंड 2%। तो इस चीज ने भी इंडियंस को नाराज किया। तो ये 3 रीजंस आपके आ गए कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाई इंडियंस अपोज
मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, तो आपके पास ये रीजंस हो गए। अब आते हैं रॉलेट एक्ट ऑफ 1990। जाहिर है अब जो इंडियंस हैं वो तो इस बात से हो गए हैं नाराज, ठीक है, तो उनके इख्तियारात इतने उनको नहीं दिए जा रहे। अब उसके नतीजे में क्या हुआ, ऑपोजिशन हुई। अच्छा, ये बात लिखी हुई ऑलरेडी कि कांग्रेस एंड द लीग हैड रिसेंटली कम टुगेदर कॉलिंग फॉर सेल्फ रूल एंड दे वर बिटरली डिसअपॉइंटेड बाय द न्यू स्ट्रक्चर एट अ स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस in August 1918. The reforms were condemned as inadequate, unsatisfactory and disappointing. लखनऊ पैक्ट के बाद मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म से इंडियंस जो थे खासतौर पे कांग्रेस बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अच्छा, इसके बाद ये लिखी हुई है बात कि बट इन रियलिटी ब्रिटिश मेंटेन देयर ग्रिप ऑन पावर बाय इंश्योरिंग दैट वाइसरॉय हैड द अथॉरिटी। ये बात मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है कि वाइसरॉय वो मेक श्योर करते थे कि उनके पास ज्यादा इख्तियार। There was also one other unexpected outcome of the reform. The British had reluctantly accepted separate electorates for the Muslims. Soon the non-Brahmin, Sikhs and Eurasians were calling for concessions too. यानी आपने एक कम्युनिटी को जब अलाउ कर दिया राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, तो जाहिर सी बात है जो बाकी कम्युनिटीज हैं शेड्यूल्ड कास्ट, सिक्स वगैरह, वो भी डिमांड करेंगे कि भाई हमें भी राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ गई थी ब्रिटिश के लिए। As these were granted, the divisions within Indian society were increasingly emphasized. अब जैसे जैसे ये सारी चीजें ग्रांट कर रहे थे ब्रिटिश, राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, वैसे वैसे आप देख सकते हैं कि डिविजन हो रहे हैं। और अब पहले अगर इंडियंस थे तो अब इंडियंस के साथ अब स्पेसिफिकेशन आ गई है मुस्लिम्स और कम्युनिटी वाइज डिविजन और राइट्स को मेक श्योर किया जा रहा है बाय द ब्रिटिश। The British, अब आ जाते हैं रॉलेट एक्ट की तरफ। The British had offered concessions in the Montague-Chelmsford reforms, which had hoped would win the support of the Indian people. However, they had every intention of taking strong, effective action against any element in India which opposed British rule. In December 1917, a committee was formed under Justice Rowlett to investigate revolutionary activity in India. अब हुआ क्या, अब जाहिर है ग्रोइंग नेशनलिज्म हो रही है। नेशनलिज्म एक मूवमेंट है, मास मूवमेंट टू अपोज अगेंस्ट foreign intervention and anything that is done against the interests of their country or their rights, theirs से मुराद Indians. So it was introduced, Rowlett Act introduce किया ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ताकि वो ग्रोइंग ऑपोजिशन को कंट्रोल कर सकें। To counter nationalism or growing opposition, Indians could be arrested without warrant. अब उसमें क्या क्या पॉइंट्स थे? पॉइंट्स ये थे कि इंडियंस को वारंट के बिना, किसी प्रूफ के बिना अरेस्ट किया जा सकता है, डिटेंशन किया जा सकता है विदाउट बेल। गवर्नमेंट को टेल पीपल वेयर टू लिव, यानी उनके रहने के रेसिडेंशियल जो राइट्स है वो छीने जा सकते हैं। अनफेयर राइट्स, बोथ कम्युनिटीज अपोज दिस। उनका ये मानना था कि ये सारी जो चीजें हैं वो बहुत गलत हो रही हैं, उनके साथ उनके राइट्स छीने जा रहे हैं। As a result, in retaliation to this, Jinnah left Imperial Legislative Council and Gandhi launched हड़ताल। ठीक है, यानी उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी मिस्टर गांधी ने, और जिन्ना ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को लेफ्ट कर दिया था। यहाँ तक क्लियर है? बेटा क्लियर है यहाँ तक? यस मिस। ओके, Yes, ma'am. अब आ जाते हैं हम एक बहुत ही अच्छा, बाकी जो इसकी डिटेल्स है वो आप बुक से पढ़ सकते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के हवाले से आपको पता है कि गांधी जी का हमेशा से ये क्या कहेंगे, ये एक एक्शन प्लान रहा है कि जब भी ब्रिटिश उनके खिलाफ कुछ करे या इंडियंस के खिलाफ कुछ एक्शन ले, तो मिस्टर गांधी गो हेड विद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसमें ब्रिटिश क्लॉथ वगैरह को बॉनफायर में फेंक दिया जाता था, यानी इट यूज्ड टू बी बर्न, एंड लोकल इंडियन प्रोड्यूस गुड्स को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया जाता था। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स लेफ्ट इंग्लिश कॉलेजेस एंड स्कूल्स एंड सेट अप देयर ओन इंस्टीट्यूशंस। जो इंडियन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स थे उन्होंने इंग्लिश स्कूल्स को छोड़ दिया था और उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशंस कायम कर लिए थे। काफी लॉयर्स ने अपने इंडियन लॉयर्स ने अपने जो प्रैक्टिस है उसको गिव अप कर दिया था।
इंग्लिश लीगल सिस्टम को बॉयकॉट कर दिया था। ठीक है, ये सारे कुछ पॉइंट्स है जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के हैं ऑन मार्च 1920 जो कि लॉन्च की गई थी। ठीक है, अच्छा अब जो एक एक्शन लिया गया था बाय द ब्रिटिश इन अमृतसर मैसेकर इज द इवेंट, ठीक है, जिसमें बहुत से इंडियंस को मारा गया था। जनरल डायर, इनका ये फुल नेम है लेकिन मैं जनरल डायर कह रही हूँ, फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोटेस्ट इन जलियांवाला बाग इन 1600 1600 rounds fired, 1200 injured, 400 killed. 1200, अच्छा वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट था जलियांवाला बाग में, और यहाँ पे लोग आए थे इसी इन्हीं जो इनिशिएटिव्स लिए गए थे बाय ब्रिटिश इन फॉर्म ऑफ रॉलेट एक्ट। ये जो डेवलपमेंट थी इसके खिलाफ जो है लोग निकले थे और वो गैदर हुए थे अमृतसर में इन जलियांवाला बाग, और यहाँ पे वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, और इस पीसफुल प्रोटेस्ट की रिटेलिएशन में ब्रिटिश जनरल डायर ने क्या करा, उनके खिलाफ उनको रोकने के लिए उनपे इनोसेंट क्राउड के ऊपर फायर ओपन कर दिया था, जिसकी वजह से 1200 लोग इंजर्ड हो गए थे और 400 किल हो गए थे, जिनमें वुमेन और चिल्ड्रन भी शामिल थे। तो अच्छा, अब इस इवेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हंटर्स कमेटी बनाई गई थी, जिसमें इस चीज को इतना लाइटली लिया गया था कि जनरल डायर को कोई ऐसी पनिशमेंट नहीं मिली कि उनको लेट से डेथ पेनल्टी नहीं मिली, उनको 19 इस तरीके से मिली कि उनको उनके जॉब से निकाल दिया गया, यानी उनका जो पोजीशन था, डेजिग्नेशन था, उससे उनको रिमूव कर दिया गया। सो इंडियन पीपल यूज्ड टू थिंक कि एक बहुत ही माइल्ड रिएक्शन था या माइल्ड एक्शन प्लान था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया अगेंस्ट समवन हु हैज किल्ड इनोसेंट पीपल। ठीक है, तो इस वजह से लोग और ज्यादा, इंडियन पॉपुलेशन और भी ज्यादा ब्रिटिश गवर्नमेंट से नाराज हो गई थी इस अमृतसर मैसेकर के इवेंट के बाद। ठीक है, now give Hindus and Muslims a common enemy against British, thus united both. अच्छा, अब जो जाहिर सी बात है इस इवेंट के बाद भी जो हिंदूज और मुस्लिम्स हैं वो यूनाइटेड हो गए थे, क्योंकि उन्होंने ये बात समझ ली थी कि ये बहुत ही ज्यादा उनके साथ गलत हुआ है। देखें, अब ये इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, where the Montague-Chelmsford reforms were the Montague-Chelmsford reforms the only event that affected British Muslims related to 1919? अब यहाँ पे सिर्फ मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की बात नहीं होगी, यहाँ पे और भी इवेंट्स की बात होगी जिन्होंने ब्रिटिश और मुस्लिम्स के रिलेशंस को अफेक्ट किया। हाउ सक्सेसफुल वाज हिंदू मुस्लिम रिलेशंस? देखो, जब भी इस टाइप के 14 मार्क के क्वेश्चन आए जिसमें ये पूछा जाए हाउ सक्सेसफुल, तो इसमें आपने सक्सेस और फेलियर दोनों लिखने होते हैं। हाउ सक्सेसफुल वर हिंदू मुस्लिम रिलेशंस बिटवीन 1905 1919? अब आपने ईयर देखना है, 1905 और 1919 के दरमियान कौन कौन से इवेंट्स आए थे। आपने इवेंट्स के ईयर याद रखने हैं, ये बहुत जरूरी है। अगर आपने ईयर याद नहीं रखे तो आप इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकोगे। ठीक है, तो आपने देखा कि भाई सक्सेसेस क्या थे। सक्सेसेस में लखनऊ पैक्ट, अमृतसर मैसेकर, रॉलेट एक्ट, हंटर्स कमेटी एंड मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिपोर्ट, इन तमाम चीजों ने जो है वो यूनाइट किया था, यूनिफाई किया था हिंदू और मुस्लिम्स को। फेलियर में क्या चीजें आई? स्वदेशी मूवमेंट, रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, मॉडर्न रिफॉर्म्स, then similar deputation, extremist Hindu groups, Congress support of Hindu as national of as Hindi as national language। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये फेलियर में आ गई। ये मतलब पास्ट पेपर क्वेश्चन है, ये मैं ऐसे ही आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप नो हाउ हो जाए। ठीक है, अच्छा इसके बाद आप लोग बुक अगर ओपन करें तो एक और इवेंट है मेंशन, दिल्ली प्रपोजल, जो कि 1927 में जिन्हों ने कॉल किया था कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल मुस्लिम लीडर्स इन दिल्ली, और इसका पर्पस ये था टू डिस्कस मुस्लिम इंटरेस्ट। इसका पर्पस ये था कि कैसे मुसलमानों के जो इंटरेस्ट हैं उसको मेक श्योर किया जाए, इसके मुतालिक फ्यूचर में मतलब क्या इनिशिएटिव लिए जाएं कि मुसलमानों के जो इंटरेस्ट हैं, मुस्लिम्स के जो इंटरेस्ट हैं, रिलीजियस इंटरेस्ट है या फिर पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, उसको सेफगार्ड किया जाए। इसमें जो है डिस्कस किया गया था फ्यूचर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट इन एनी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, और इसमें जो पॉइंट्स थे वो जरा ज्यादा अहमियत के हामिल हैं, आपको इनके पॉइंट्स पता होना चाहिए दिल्ली प्रपोजल के।
जिसमें से एक पॉइंट है Muslims should be given 1/3 of the seats in central legislature through joint electorates. सेंट्रल लेजिस्लेचर में 1/3 ऑफ द सीट मिलना चाहिए मुसलमानों को ज्वाइंट इलेक्टोरेट की सूरत में. Sindh should be given full provincial status. All British reforms in India should be extended to Balochistan and Northwest Frontier Province. आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा provincial autonomy में यानी provincial rights या कह सकते हैं प्रोविंशियल पावर के हवाले से थोड़ा ज्यादा ही फोकस है इन पॉइंट्स में. देखें सिंध के बारे में भी यही बात की गई है और बलूचिस्तान और एनडब्ल्यूएफपी के बारे में भी यही बात की गई है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की. Number of seats to be given to Muslims in Punjab and Bengal should be proportional to the Muslim population living there. यानी जो मुसलमानों की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से ही उनकी नंबर ऑफ सीट्स होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, यानी कम नहीं होनी चाहिए, उससे ज्यादा हो सकती है लेकिन in terms of population कम नहीं होनी चाहिए सीट्स. Jinnah stated that if these proposals were accepted, the Muslims would call off their demands for separate electorate. उन्होंने एक तरीके से कहा कि अगर ये सारे पॉइंट्स मान लिए गए हमारे तो हम राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट का जो हम लोगों का डिमांड है उससे बैक ऑफ हो जाएंगे और हम ये तमाम पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पे जरा ज्यादा फोकस है. अगर हमें उनका मानना ये था कि अगर हमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल गई या सेंट्रल लेजिस्लेचर में हमें एक खास नंबर ऑफ सीट्स 1/3 नंबर ऑफ सीट्स मिल गई तो हम लोग अपने राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट से बैक ऑफ हो जाएंगे. तो ये सारे पॉइंट्स थे दिल्ली प्रपोजल के. यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 6. इसके मुतालिक अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई बात पूछनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. जी एक क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग फटाफट से लिख लीजिए. एक तो 4 मार्क क्वेश्चन लिख लीजिए, 2 4 मार्क क्वेश्चन लिख लीजिए. व्हाट वाज अच्छा आपकी बुक में पेज नंबर 66 में एक क्वेश्चन गिवन है, व्हाट वाज डायरकी, और इसमें एक उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया, इन द प्रोविंस अ न्यू सिस्टम ऑफ डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड. अंडर दिस सिस्टम एरिया ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज वर डिवाइडेड इनटू 2 लिस्ट. अब आपने इसको थोड़ा एग्जैजरेट करना है, 2 लिस्ट कौन से थे, थोड़ा डायरकी सिस्टम को थोड़ा और आपने एलैबोरेट करना है क्योंकि पार्ट ए के साथ थोड़ी डिस्क्रिप्शन गिवन होती है पहले से. ठीक है, तो व्हाट वाज द सिस्टम ऑफ डायरकी, ये क्वेश्चन हो गया. सेकंड क्वेश्चन, describe the event of Amritsar massacre. 4 मार्क क्वेश्चन है दोनों और 7 मार्क क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ उसके अलावा. Why want